ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर बलबीर सिंह। नमस्कार। मुश्किलों में मुस्कुराना और हौसलों को आजमाना ही जीवन है। पल पल बदलती जिंदगी में हमें कुछ नया देखने और अनुभव करने का अवसर मिलता है। कोरोना संकट भी देखते देखते हम सबके जीवन का हिस्सा बनते जा रहा है। मन में डर और भविष्य की चिंताओं के बीच वर्तमान में खुद को कैसे बचाया जाए, ऐसे तमाम सवालों से हम सब इन दिनों जूझ रहे हैं। इस समय समस्या का हल सिर्फ और सिर्फ सावधानी है। घबराने की नहीं, बल्कि शांत और स्थिर रहकर सावधानी बरतने की जरूरत है। आप सतर्क रहें, जागरूक रहें, इसलिए आकाशवाणी पर हम लेकर आते हैं ये खास कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर बलबीर सिंह। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आनंद जी। नमस्ते सर। इससे पहले कि डॉक्टर बलबीर के साथ हम परिचर्चा शुरू करें, हम अपने श्रोताओं को बताना चाहते हैं कि अगर वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो वो हमें स्टूडियो में फोन कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800115767। हमारा एक और नंबर है 01123314444। डॉक्टर बलबीर, सबसे पहले जो देश भर के लोगों के मन में एक चिंता बैठ गई है, और खासकर राजधानी दिल्ली की बात करें कि जब इतनी बड़ी तादाद में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है तो अस्पतालों पर भी दबाव बढ़ गया है। उन्हें लगता है कि अगर वो कोविड पॉजिटिव होंगे तो किस अस्पताल में जाएंगे, उन्हें जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और इससे भी आगे जाकर क्या उनका इलाज अच्छा डॉक्टर कर पाएगा, क्या डॉक्टर उन्हें समय दे पाएंगे अस्पताल में। इस तरह की जो चिंता है उस पर क्या कहेंगे आप? तो मेरा कहना है कि पहली चीज, हमारे देश में अच्छे हॉस्पिटल हैं, हमारी मेडिकल फैसिलिटीज बहुत अच्छी, चाहे वो प्राइवेट में हो चाहे पब्लिक में हो। हमारे डॉक्टर्स वर्ल्ड के काफी बेस्ट माने जाते हैं। अमेरिका में ज्यादातर इंडियन डॉक्टर्स ही हैं जो संभालते हैं। तो इसलिए हमें ये डर नहीं होना चाहिए कि हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, या हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है जो हमें बचा सकते हैं, या हमारे पास नर्सेज नहीं है। ये सब है हमारे पास। अब रही बात की क्या कोविड पेशेंट को हॉस्पिटल में बेड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक चीज अच्छी जो और है कि ज्यादातर 80% घर पे बैठ के भी ठीक हो सकते हैं जी। बहुत कम लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है। अगर मुझे चूज करना हो कि मैं किस पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करूंगा तो मैं देखूंगा कि पहले तो उसकी एज क्या है। 65 साल से ऊपर है तो डेफिनेटली रिस्क है, मैं उसको हॉस्पिटलाइज करना चाहूंगा जी। उसको कुछ डायबिटीज, हाइपरटेंशन, पुरानी हार्ट की तकलीफ या लंग्स में प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली वो हॉस्पिटलाइज होगा। लेकिन अगर कोई यंग है, उसको कोई और बीमारी नहीं है, ज्यादा हाई फीवर नहीं है, तो वो घर पे रह सकता है। फिर और एक कैटेगरी है जिनको सांस फूलता है, जिनका सैचुरेशन कम होती है, वो उनको भी हम हॉस्पिटलाइज करते हैं। तो ये दो कैटेगरीज हैं जिनमें हमें डेफिनेटली हॉस्पिटलाइज करना है। तो 80% घर पे ट्रीट हो सकते हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि लोग पैनिक कर रहे हैं। पैनिक में चाहे सिम्टम हो ना हो, वो हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं कि कुछ हो ना जाए। लेकिन हमें ये देखना है कि वो काउंसलिंग कर सकते हैं, घर पे इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर सकते हैं जो हॉस्पिटल से मिल सकती है उनको। वो इंस्ट्रक्शंस बहुत सिंपल हैं कि आप देखो सांस फूलता है कि नहीं, आप 6 मिनट वॉक करके देखो, उसमें पता लग जाएगा कि सांस का क्या हाल है। सैचुरेशन प्रोब्स आते हैं जो घर पे रख सकते हैं। और जैसे मैंने बोला, अगर एज ज्यादा है और कोविड पॉजिटिव है तो हॉस्पिटलाइजेशन, तो हॉस्पिटल से बहुत प्रेशर कम हो सकता है। जी बिल्कुल। जैसे डॉक्टर बलबीर बता रहे हैं कि मरीजों की भी अलग अलग श्रेणियां हैं और उसी हिसाब से डॉक्टर ये तय करते हैं कि किस मरीज को अस्पताल में आना चाहिए और किन्हें घर में ही क्वारंटीन रहकर खुद की देखभाल करनी चाहिए। डॉक्टर बलबीर, कल जापान से एक शोध आया और वो उसके नतीजे ये कह रहे हैं कि भारत उन 15 देशों में शामिल है जहां पर लॉकडाउन खोलने के बाद कोरोना के सेकेंड वेव आने की संभावना काफी बढ़ गई है और उसका असर शायद भारत में दिख रहा है कि मरीज बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में
जो देशवासी हैं, जो एक बार फिर से अपने रोजमर्रा के जीवन में बहुत हद तक लौट रहे हैं या लौट गए हैं, कौन कौन सी सावधानियां बरतें जिससे कि वो कोरोना से बच सकें? पहली चीज तो मुझे लोग पूछ रहे हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं, तो आपकी राय में क्या लॉकडाउन दोबारा होना चाहिए? क्या फिर हम लॉकडाउन हो जाएं ताकि केसेस कम हो? तो हमें ये समझना है कि वायरस कहीं नहीं जा रहा। वायरस खत्म हो सकता है अगर हमारे पास उसकी दवा हो या वैक्सीन हो। ना हमारे पास दवा है ना वैक्सीन है, तो वायरस कहीं नहीं जा रहा। तो अगर हम लॉकडाउन करते हैं और फिर खोलते हैं तो रिबाउंड करेगा ही करेगा। हमारे देश में लॉकडाउन करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज स्लम्स हैं, बहुत कंजेस्टेड एरियाज हैं जहां सोशल डिस्टेंसिंग पॉसिबल नहीं है जी। तो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करके फिर लोगों की रोजी रोटी खत्म करना, वो भी एक बहुत मुश्किल सिचुएशन है जी। तो अगर हम लॉकडाउन नहीं कर सकते, अगर हम उसको अवॉइड कर सकते हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास है, हमें अपने आप को बचाना है। तो ऐसा कोई ना करें कि हमें बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है तो मत जाइए जी। कोई जरूरी नहीं है कि आप दुकानों से खरीदिए, वो वैसे भी आ सकता है जी। जो चीज ऑनलाइन कर सकते हो उसके लिए मत जाइए बाहर जी। मैं तो लोगों को ये भी नहीं कहूंगा कि मॉल्स वगैरह जाने की जरूरत नहीं, चाहे खुले हैं जी। जो चीज बहुत एसेंशियल नहीं है वो छोड़ दीजिएगा जी। मैं 2 महीने बाद भी कर पाएंगे आप जी। तो इसलिए मास्क यूज करना। और मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ कि यंगस्टर्स जी को होगा तो वो शायद जैसे चीटी काटी है, उन कईयों को पता भी नहीं चलेगा हो गया जी। सो दे आर द फ्रंट लाइन फाइटर्स, कि वो हमारे को हर्ड इम्यूनिटी देंगे जी। जब हमारी 60% पॉपुलेशन को ऐसी बीमारी हो जाएगी, चाहे उनको पता लगा चाहे नहीं लगा, तो ये वायरस अपने आप डाई डाउन कर जाएगा जी। तो यंगस्टर्स को ध्यान देना है कि वो घर पे एल्डरली के साथ इंटरेक्ट ना करें, क्योंकि हो सकता है उनको हो जाए और पता ना चले, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी होती है, वो वायरस को अटैक करके खत्म कर देते हैं जी। तो जब वो घर आए तो बड़े बुजुर्गों से दूर रहें जी। उनके साथ खाना भी ना खाएं और दोनों मास्क पहन के रहें जी। अगर दोनों ने मास्क पहना हुआ तो ट्रांसमिशन का रेट बहुत कम हो जाता है जी। तो ये छोटी छोटी प्रिकॉशंस है जो हमें लेनी पड़ेंगी, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग और मास्क जी। और जापानी रिपोर्ट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जैसे आपने अभी देखा कि इंडिया में अगर आप लॉकडाउन खोलोगे दोबारा आएगा जी। तो कितने दिन लॉकडाउन करोगे? हमने 9 हफ्ते करके देख लिया जी। तो क्या नंबर्स कम हुए? नहीं हुए जी। तो अगर हम फिर से लॉकडाउन कर देंगे, कितने दिन करेंगे? 9 हफ्ते और किया तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा। कई लोगों को जो रोज की रोटी खाते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा जी। बिल्कुल, इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि जान और जहान दोनों को साथ लेकर चलने की जरूरत है। डॉक्टर बलबीर, आपने हर्ड इम्यूनिटी की बात की। 1918 में आपको याद होगा दुनिया भर में स्पेनिश फ्लू का कहर था और उसकी भी कोई दवा या टीका उस समय नहीं आया था और लोग हर्ड इम्यूनिटी के सहारे ही उस महामारी से निकल गए। हमारे श्रोताओं को थोड़ा आसान शब्दों में बताइए कि ये हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है। तो 1918 में तो आप सोचेंगे मेडिकल फैसिलिटी बिल्कुल कुछ नहीं थी, टीबी का इलाज भी नहीं था जी। बैक्टीरिया का भी एंटीबायोटिक्स भी नहीं थे जी। अभी मच बेटर ऑफ है। उस स्पेनिश फ्लू की मोर्टेलिटी इस वायरस से बहुत ज्यादा थी जी। तो आप इमेजिन करो वो भी खत्म हो गया 6 महीने में, तो ये भी खत्म होगा। तो हर्ड इम्यूनिटी होती है कि जब पॉपुलेशन में ये वायरस जाता है तो वायरस को खत्म करने के लिए हमारे पास कोई औजार नहीं है। जैसे आज की डेट में हमारे पास अभी तक कुछ नहीं है जी। तो ये इन्फेक्ट करता है सबको। अब हम जानते हैं कि 80% एसिम्टोमेटिक होंगे या माइल्ड सिम्टम होंगे जी। और कुछ को ज्यादा सिम्टम हुए और कुछ की डेथ होगी। तो ये हम जानते हैं साइकिल। बट ये वायरस स्प्रेड करेगा, जैसे हो रहा है ये स्प्रेड कर रहा है। अगर हम देखते हैं दिल्ली में कि आज 1600 केस या 1800 केस हुए हैं जी। अगर इतने नंबर हुए हैं तो इसके 10 गुना ज्यादा और हैं जो टेस्ट नहीं हो पाए होंगे जी। तो इसका मतलब ये स्प्रेड ज्यादा हो रहा है, लेकिन टेस्टिंग से पता कम को चल रहा है, क्योंकि टेस्टिंग उनकी होती है जिनके सिम्टम्स होते हैं जी। कई इसके एसिम्टोमेटिक जो होंगे जो उनको पता नहीं चल रहा, तो स्प्रेड हो रहा है। जब ये स्प्रेड होता है, जब इन्फेक्शन होता है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाती है बॉडी। 2 तरह के एंटीबॉडीज, एक टी सेल होती है, एक आईजीजी होती है, दोनों बनाती है जी। ये वायरस को फाइट करती है। तो नेक्स्ट टाइम जब अगर इन्फेक्शन होगा तो वो उसको फाइट कर ले।
जी। तो जब वायरस को 60% पॉपुलेशन मिलेगी कि जिसके पास इम्यूनिटी है जी। तो वायरस स्प्रेड नहीं कर पाएगा आगे जी, और डाई आउट हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो जब तक कि कोई इलाज या टीका नहीं आ जाता तब तक हमें सावधानी बरतनी है, बार बार डॉक्टर बलबीर यही कह रहे हैं। यहां एक और चीज समझने की आपसे कोशिश करेंगे डॉक्टर बलबीर। कुछ दिन पहले अखबारों में और कई सारे मीडिया संस्थानों से ये खबर पता चली कि दिल्ली के एक इलाके में एक काम करने आने वाली आया से लगभग 40-50 लोग संक्रमित हो गए। अब जब भारत में अनलॉक की स्थिति है, ऐसे में बहुत सारे लोग अपने घर में काम वाली को वापस बुला रहे हैं। वो किस तरह की सावधानी बरतें ताकि वो सुरक्षित रह सकें और अपने परिवार को भी सुरक्षित रख सकें? उसमें ये है कि उनका थर्मल स्कैन होना चाहिए घर पे जी। और बिना मास्क के कोई घर पे नहीं आना चाहिए। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो थर्मल स्कैन करके उनको अंदर आने चाहिए और बिना मास्क के कोई नहीं है। और जब वो घर पे आए तो उनको ग्लव्स दीजिए, वो ग्लव्स पहनेगी और जाने से पहले वो ग्लव पहन के जाएंगे जी। ये कुछ प्रिकॉशन है। और जहां जहां वो टच करें सैनिटाइज करिए, अपने हाथ को सैनिटाइज करिए। इसमें कितनी आप क्लीननेस रखोगे उतना बचाव होगा। जी बिल्कुल। तो मेरे को लगता है कि दिन में 3-4 बार नहाइए, फेस वॉश करिए। और एक चीज मैंने देखी है कि हम लोग एज डॉक्टर्स बोलते हैं कि फेस को टच नहीं करिए। जी। मैं काउंट करता हूं कि मैं कितनी बार फेस को टच करता हूं और बहुत मुश्किल है अपने आप को हाथ को रोकना। कभी आंख में मसलना पड़ता है, कभी नाक को टच करना पड़ता है। हम कर पाते हैं लेकिन हर बार आप करें, आप फेस वॉश करिए जी। और मैं एक चीज और देखता हूँ बहुत कॉमनली कि लोग जब मास्क पहनते हैं वो मास्क नाक से नीचे होता है। बिल्कुल ठीक। वो बहुत ही गलत है, तो उससे कोई फायदा नहीं होता। तो ये सिंपल छोटी छोटी चीजें अगर लेंगे, क्लीनलीनेस रखेंगे, हाथों की क्लीनलीनेस, फेस की क्लीनलीनेस, मास्क, आप बचाव हो सकता है। देखिए, हम सबको ये समझने की जरूरत है कि मास्क पहनने का जो सरकारी दिशा निर्देश है वो सरकार ने खुद के लिए जारी नहीं किया है, वो आपके लिए है। तो मास्क आप सही ढंग से पहने ताकि आपका मुंह और नाक दोनों ढका रह सके। राजधानी दिल्ली से ब्रह्मदत्त जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ब्रह्मदत्त जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। हेलो जी। डॉक्टर साहब सत श्री अकाल। हाँ जी सर, मंगोलपुरी दिल्ली तो बोल रहे हैं ब्रह्मदत्त। हाँ बोलिए। जी मैं जानना चाहना मां बई जेड़ा तुसी सैकंड वेव दी गल्लां कर रहे हो कोरोना के संदर्भ में की होंदी है सर जी? बहुत जिज्ञासा है कि कोई फर्स्ट वेव भी होंदी है, सैकंड दी गल तुसी दसी है, इन्होंने दसी है, तो सर जी प्लीज इहदे रोशनी पाओ माड़ी जी। थैंक यू। तो सेकंड वेव अभी हमने वैसे फर्स्ट वेव का पीक नहीं देखा है। तो जब पीक हो जाता है तो उसके बाद ये कम होने शुरू हो जाते हैं केसेस। तो जैसे केसेस कम होते हैं तो फिर उसके बाद फिर दोबारा बढ़ सकते हैं, तो उसको सेकंड वेव कहते हैं। सेकंड वेव जनरली इतनी हाई नहीं जाती जितनी फर्स्ट वेव जाती है। बट मेरा कंसर्न ये है, मेरा डर ये है कि हमने अभी फर्स्ट पीक नहीं देखी है। हमने तो अभी तक राइजिंग ट्रेंड देखा है। अभी मुझे पता नहीं पीक कब होनी है और कहाँ होनी है। मेरे सोचने से जुलाई में शायद पीक होगी, जुलाई के फर्स्ट या सेकेंड वीक में। उसके बाद वो नीचे जाने जाए शुरू। सेकेंड पीक होती है जो ठीक होना शुरू हो गया, फिर थोड़ी उसके देर बाद फिर शुरू हुआ। फॉर्चुनेटली पूरी दुनिया में जो ट्रेंड्स देखे हैं वो सेकेंड वीक बहुत कम हुई। जैसे आपने देखा चाइना में सेकेंड वीक बहुत माइल्ड थी, जापान में बहुत माइल्ड थी, साउथ कोरिया में बहुत माइल्ड थी, तो यूके में नहीं आई अभी तक सेकेंड वेव। तो इन कंट्रीज में सेकेंड वेव बहुत माइल्ड आई है, तो इतना डरना नहीं है। हाँ, मुझे तो डर है फर्स्ट पीक कब आएगी। जी हाँ बिल्कुल, और इस बीच सिर्फ और सिर्फ सावधानी बरतनी है। छिंदवाड़ा से सीमा श्रीवास्तव जी हैं फोन लाइन पर। सीमा जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी सर। जी पूछिए, क्या जानना चाहती हैं आप? सर ये अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है तो इसमें जैसे कॉमन बुखार आ रहा है हमको, तो क्या उसमें भी कोरोना के लक्षण हो सकते हैं? अब ये कॉमन फ्लू और कोरोना में डिस्टिंग्विश करना बहुत मुश्किल है। मुश्किल हम डॉक्टर्स को भी बहुत है। जैसे पेशेंट आते हैं इमरजेंसी में सांस फूलने के साथ, क्या ये हार्ट का है, क्या कोरोना है, बहुत मुश्किल हो जाता है हमें डिसाइड करना। तो फिर हम टेस्ट को रिजॉर्ट करते हैं। तो मेरे हिसाब से कोई फीवर, कोई बुखार, कोई कॉमन कोल्ड टेस्ट कराने में कोई हर्ज नहीं है।
आज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने ये कहा है कि जितना टेस्टिंग होगा उतना अच्छा है, और मेरा पहले से ही मानना था कि जितना टेस्ट हम करेंगे उतना फायदा। जी बिल्कुल। डॉक्टर बलबीर, अगर बच्चों की थोड़ी बात करें, बच्चे बहुत समय से अपने घरों में बंद हैं और अब जब रेलगाड़ियां चलने लगी हैं, जब फ्लाइट चलने लगे हैं, ऐसे में बहुत सारे लोग अपने परिवार के साथ एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं, उनके साथ बच्चे भी हो रहे हैं। वो कैसे सावधानी बरतें, क्योंकि बच्चे और जो बुजुर्ग हैं उन्हें बहुत ज्यादा खतरा बताया जा रहा है। बच्चों को लेकर आप क्या कहेंगे? तो बच्चों का खतरा बताया गया है कुछ एक रिपोर्ट से, जो जिसने बताया कि 10 साल से कम के बच्चों को एक बीमारी हो सकती है, कावासाकी डिजीज, बट वो इतनी रेयर हुई है कि 10 केस रिपोर्ट हैं टोटल, तो उस पर हम जनरलाइजेशन नहीं कर सकते हैं। तो अभी तक मेरे जो देखा है, बच्चे बहुत अच्छा बिहेव किया उन्होंने, बच्चों में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। प्रॉब्लम क्या होगी अगर स्कूल और कॉलेज खोल दिए तो उन बच्चों को तो ये कोरोना होगा, ऐसा लगेगा जैसे चींटी काटी है, थोड़ा 1-2 दिन फीवर होगा, वो तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन बड़ों को वो तबाह कर जाएंगे। तो स्प्रेड जो होगा बच्चों के थ्रू होगा, बच्चों और यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स होते हैं। तो इसलिए मेरे हिसाब से जितना लंबा बंद कर सके वो ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं, जितना लंबा बंद कर सके उतना अच्छा है। जी बिल्कुल। कोरोना संकट के इस दौर में बहुत सारे विकल्पों पर चर्चा हो रही है। विद्यालय बंद हैं, महाविद्यालय बंद हैं और बहुत जगह ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। और जैसा डॉक्टर बलबीर भी कह रहे हैं कि जितना लंबा हो सके शिक्षण संस्थाओं को बंद रखने की आवश्यकता है। मधेपुरा से रोशन लाल जी जुड़ चुके हैं। रोशन जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हाँ जी सर, यहाँ पर नमस्कार सर। नमस्कार जी। हाँ जी पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? सर हम है ना, जैसे गला में जी सफेद साजी कफ जी निकलता रहता है सर, वो जो है ना दूध हल्दी भी पीते हैं सर, मरो सफेद सा गला से वो जी सफेद कफ जी निकलता ही रहता है सर। अगर तो ये कई महीनों से निकल रहा है, पहले से निकल रहा है, तो कोई सोचने की बात नहीं है, लेकिन अगर ये रिसेंट सिम्टम्स हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि वो डॉक्टर ही ठीक बता सकता है। ऐसे मुश्किल हो जाती है कि क्या सिम्टम कोरोना की वजह से या क्या नहीं है उसकी वजह से। जी बिल्कुल। डॉक्टर बलबीर, जैसा कि सरकार ने भी कहा है और हम आकाशवाणी के माध्यम से भी अपने श्रोताओं से बार बार अपील करते हैं कि वो भ्रम से बचने की कोशिश करें। कई सारे संचार माध्यमों से ऐसी जानकारियां दी जाती हैं जिसका कि कोई प्रमाण नहीं होता। ऐसी ही एक खबर है जो बहुत समय से चल रही है कि महिलाओं को कोरोना संक्रमण का जो खतरा है वो पुरुषों की तुलना में बहुत कम है। क्या कहेंगे आप इस पर? ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। इसका डेटा है मेरे पास जी। वुमेन और मेन को इकट्ठा इक्वल होता है जी। दोनों महिलाओं को और मर्दों को बराबर होगा कोरोना इन्फेक्शन, कोई डिफरेंस नहीं होगा जी। लेकिन जो डेथ रेट्स हैं जी मेन में 3 से 4 गुना ज्यादा होते हैं वुमेन जी। ये हमने अपने देश में भी देखे है। तो वुमेन ज्यादा प्रोन है कि इन्फेक्शन हुआ और ठीक हो गई। जो आदमी है उनको ज्यादा रिस्क है जी कि वो आईसीयू में फंस सकते हैं और उनको कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है जी। बिल्कुल, ये शायद हार्मोन से उन्होंने बचाया। जी बिल्कुल। डॉक्टर बलबीर, यहाँ ये भी बात समझने की है और बहुत इस समय लोगों के मन में इस तरह की भी चिंताएं हैं कि वो रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ाएं। आयुष मंत्रालय के अपने दिशा निर्देश हैं, लेकिन कुछ लोग तरह तरह की चीजें आजमा रहे हैं। आप क्या बताएंगे उन्हें? तो मैं तो आपको साइंस बता सकता हूँ। तो जितना आदमी फिट होगा उतना उसको आसान होगा इसको झेलना जी। तो एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अभी अगर आप घर से निकलना नहीं सकते तो घर पे एक्सरसाइज करिए। अगर आप ओपन में जा सकते हैं तो वॉक करिए जी। अपनी अगर डायबिटीज है तो बहुत अच्छे से कंट्रोल करिए, बीपी बहुत अच्छे से कंट्रोल करिए जी। कुछ लोगों का मानना है कि जिंक और विटामिन सी से फायदा होता है जी। हम लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि लोग सिंपल रेमेडीज हैं कि विटामिन सी खाएं और जिंक खाएं, वो जिससे कोई नुकसान नहीं है, शायद इम्यूनिटी बढ़ते हैं, मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता जी। तो ऐसी सिंपल चीजें कि अपना प्रोटीन डाइट अच्छा रखें जी। ड्रिंकिंग कम से कम करें जी। ये कुछ अच्छी चीजें हैं जो इम्यूनिटी अच्छी रखें जी। बिल्कुल। हरदोई से राम सेवक जी हैं फोन लाइन पर। राम सेवक जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। राम सेवक जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? सर। जी जी, पूछिए।
ये पूछ रहे हैं सर जी, जैसे हम बाहर निकलते हैं मास्क लगा करके, सब लोग कहते हैं ये जो चीज है लगवाते हो, कोरोना लिए घूम रहे हो, ये क्यों सब तंग करते हैं हम लोगों को? तो राम सेवक जी, ऐसा है कि अभी जैसे हमने बताया कि कई बातें जो चल रही हैं, फैल रही हैं, वहम लोग क्रिएट कर रहे हैं। इन चीजों को नहीं जाना चाहिए। जो सरकार ने गाइडलाइंस दी हैं वही फॉलो करनी चाहिए। तो मास्क लगाना बहुत जरूरी है। तो मास्क जब लगाएंगे तो आप स्प्रेड नहीं करेंगे। और दूसरा, अगर कोरोना वायरस खांसी करता है और बाहर निकलता है तो आपको मास्क प्रिवेंट करेगा। तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप मास्क लगा के जा रहे हैं बाहर, आप किसी को देखते हैं जिसने मास्क नहीं लगाया था, उसको बोलिए कि मास्क लगाइए प्लीज। क्योंकि वो अगर वो मास्क लगाता है और आपने मास्क लगाया, उसको कोरोना है, तब आपको चांस कम है कि होगा। तो मास्क लगाना एक बहुत जरूरी चीज है। जी बिल्कुल। और जो सरकारी दिशा निर्देश हैं उसमें मास्क, हैंड हाइजीन और सोशल डिस्टेंसिंग, ये 3 चीजें ही आपको कोरोना संक्रमण से कम इस समय बचा सकती हैं। राजेश जी फोन लाइन पर हैं। राजेश जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी उम्दा और रोचक जानकारी के लिए। शुक्रिया। मेरा प्रश्न ये है जी, जैसे अभी स्कूल खुलने वाले हैं तो जो छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाएंगे, बहुत छोटे, जो KG1 KG2 प्राइमरी स्तर के, तो उनको कोरोना संक्रमण से कैसे बचाया जाए? देखो, जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनको तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं तो अभी स्कूल जाने से मना ही करूंगा उनको। तो सरकार ने भी अभी स्कूल के लिए मना किया। तो स्कूल तो इस पीक में तो बिल्कुल नहीं खुलेंगे। तो बात ये हम करेंगे जब खुलेंगे स्कूल। तो अभी तो स्कूल नहीं जाना। डॉक्टर बलबीर, यहाँ बहुत सारे लोगों के जहन में एक और प्रश्न है। वो फल नहीं खाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि पता नहीं ये कैसे आया है, चूंकि सब्जियों के साथ ये बात जुड़ी हुई है कि उन्हें बॉयल किया जाता है अधिक तापमान पर, वो पक जाते हैं। फल के बारे में बहुत सारे लोगों के मन में डर बैठा हुआ है। आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है ये डर नहीं होना चाहिए उनको। फल जैसे ही घर आएगा, पहले आप उसको अच्छे से धोएंगे। जो भी चीज आप धोएंगे खुले पानी में अच्छे से धोएंगे, वो अगर कुछ होगा भी तो निकल जाएगा। तो फलों में ये फायदा है कि इसमें न्यूट्रिएंट्स अच्छे हैं, आपकी इम्यूनिटी को हेल्प करेंगे। तो फल को खाना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक। राजधानी दिल्ली से विजेंद्र जी हैं फोन लाइन पर। कार्यक्रम में बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार जी। मैं विजेंद्र सिंह विकासपुरी नई दिल्ली से बोल रहा हूँ। नमस्ते। ये देखने में आया है कि सड़क के ऊपर जब हम जा रहे हैं तो लोगों ने जो मास्क यूज कर लिए, वो उन्होंने सड़क के ऊपर ये ऐसे फेंक के चले जाते हैं। इनका प्रॉपर डिस्पोजल करने का तरीका क्या है और क्या ऐसा करने से कोरोना का खतरा है? ये मेरा सवाल है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया सवाल है डॉक्टर बलबीर। तो जैसे मैंने बोला कि अब सिर्फ जिम्मेदारी सरकार की ही नहीं, हमारी अपनी भी जिम्मेदारी है। तो ये बहुत लापरवाही है कि अगर मास्क पहन के उसको सड़क पे ही फेंक दिया, बहुत लापरवाही है। उसको डिस्पोज करना चाहिए गार्बेज बैग में। तो घर में से जो गार्बेज आपका जाता है उसी में डिस्पोज करना चाहिए। और कई तरह के मास्क हैं। तो जो N95 मास्क है, N75 मास्क है, ये डॉक्टर्स के लिए है जहां जो हाई रिस्क एरियाज में। जो सर्जिकल मास्क है वो आप रोज चेंज करिए, दिन में 2 बार चेंज करिए। जो सर्जिकल मास्क केमिस्ट की शॉप से मिलता है, जो वो यूज करें। अगर कोई कपड़े वाला मास्क यूज कर रहा है, उसका बहुत ध्यान देना है कि उसको वॉश करे, एटलीस्ट 2 बार वॉश करें। और हैंड्स को भी वॉश करें। बिना वॉश के कपड़े का मास्क नहीं पहनना है आपको। तो ये प्रिकॉशंस मास्क के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल। अयोध्या से ही इरशाद जी हैं फोन लाइन पर। इरशाद जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। जी डॉक्टर साहब, वेंटिलेटर के बारे में समझना चाहता था, इसकी जरा विस्तार से बताइए थोड़ा। वेंटिलेटर होता है एक आर्टिफिशियल वेंटिलेटर, वो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देता है। तो जो मरीज अपनी सैचुरेशन यानी कि ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता है उनके ब्लड में, क्योंकि लंग्स में कोरोना वायरस इफेक्ट कर देता है, बायलैटरल निमोनिया कर देता है, तो उनको हम ऑक्सीजन देते हैं पहले। तो ऑक्सीजन से अगर वो इम्प्रूव नहीं होता है लेवल, तो हम एक बाईपैप होती है मशीन, वो लगाते हैं नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन के लिए। अगर वो से भी इम्प्रूव नहीं होता है
तो फिर हम उनको वेंटिलेटर का सोचते हैं। वेंटिलेटर का काम ये है कि उसको बॉडी को ऑक्सीजन इंप्रूव कर देता है, बट ये जो पेशेंट्स वेंटिलेटर पे जाते हैं उनका चांस बचने का बहुत कम होता है। ये देखा गया है कि बहुत मेहनत लगती है पेशेंट्स को सेव करने में जब वेंटिलेटर पे चले जाते हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि यंग पेशेंट्स को हम बहुत बचा चुके हैं वेंटिलेटर्स पे। इतनी उम्मीद होती है कि हम उनको वेंटिलेट करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं डॉक्टर्स ताकि वो बाहर आ जाए। इस समय जो डॉक्टर्स हैं उनकी भूमिका बहुत बढ़ गई है। हमेशा से ही डॉक्टर जो हैं वो दूसरी जिंदगी प्रदान करने के लिए जाने जाते हैं, और कोरोना के संकट में जब दवाई उपलब्ध नहीं है तो डॉक्टरों की भूमिका बहुत सराहनीय हो गई है। बड़ौद से महेश शर्मा जी हैं। महेश जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्ते। नमस्कार। मैं मालूम करना चाह रहा जी, कोरोना की वैक्सीन कब तक आएगी जी? बहुत अच्छा सवाल है कि कोरोना की वैक्सीन कब आएगी। तो वैक्सीन ट्रायल्स में है। तो अच्छी खबर ये है कि कई कंपनीज और कई लोग ट्राई कर रहे हैं। हिंदुस्तान में भी 30 कंपनीज हैं, और मुझे बहुत फख्र है ये कहने में कि इंडिया की फार्मा कंपनीज बहुत अच्छी हैं और कई कंपनीज ने बहुत अच्छा काम करे। तो हमें उम्मीद है कि जनवरी तक आएगी, और ट्रायल्स जो इनिशियली आए हैं वो बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। डॉक्टर बलबीर, यहां थोड़ा आप श्रोताओं को ये भी समझाएं कि वो आए दिन अखबार में पढ़ते हैं या न्यूज चैनल के माध्यम से सुनते हैं कि इस वैक्सीन का दूसरा ट्रायल चल रहा है या सेकेंड फेज का ट्रायल चल रहा है, अब थर्ड फेज में जाने की तैयारी है। ये वैक्सीन के फेजेस क्या होते हैं? तो वैक्सीन के फेज क्या होते हैं कि पहले तो उसको बनाया जाता है लैब में जी। वैक्सीन जब बनती है तो उसका पहले फिर एनिमल्स में ट्रायल होता है जी। तो इस केस में माउस पे ट्रायल हुआ है, मंकी में ट्रायल हुआ है, एक एनिमल होता है फेरेट, उस पे ट्रायल हुआ जी। तो ये ट्रायल्स होने के बाद फेज 1 ट्रायल होता है ह्यूमन बींग्स में। तो उसमें कुछ आदमियों में इंजेक्ट किया जाता है। जैसे सियाटल में पहला फेज 1 ट्रायल हुआ जिसमें सिर्फ 5 को इंजेक्ट किया जी। फिर लंदन में हुआ, उसमें 15-20 लोग को इंजेक्ट किया। तो उसमें देखा जाता है कि सेफ है ये दवाई इंजेक्ट की है, क्या ये सेफ है कि नहीं। तो फिर जब ट्रायल बताता है फेज 1 में कि ये सेफ थी, किसी को कोई साइड इफेक्ट नहीं आया, फिर नेक्स्ट ट्रायल होता है फेज 2 ट्रायल। उसमें हम ज्यादा पेशेंट्स को दी जाती है वैक्सीन, उनकी इम्यूनिटी चेक की जाती है ब्लड से। जैसे 500,000 लोगों को दी जाएगी, वो फेज 2 ट्रायल होगा। फेज 3 ट्रायल होता है कि बहुत लोगों को दी जाए, फिर रैंडमाइज एक्सपेरिमेंट होता है, एक ग्रुप को दी जाती है, एक ग्रुप को नहीं दी जाती। फिर देखा जाता है कि जिस ग्रुप को मिली उसमें कोरोना इन्फेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। तो जब फेज 3 खत्म होता है तब दवाई मार्केट होती है जी बिल्कुल। तो अलग अलग फेजेस हैं वैक्सीन के, डॉक्टर बलबीर बता रहे थे। चलते चलते डॉक्टर बलबीर, समय बहुत कम है, क्या श्रोताओं को आप संदेश देंगे? तो मैं संदेश दूंगा कि अब आपके हाथ में बहुत कुछ है। आप जितना प्रिवेंट कर सकते हैं, जितना परहेज कर सकते हैं, और आपको पता है क्या परहेज करना है, मैं उसको बार बार नहीं बताऊंगा। और गवर्नमेंट ने इतने अच्छे तरीके से सबको एक्सप्लेन किया कि क्या करना है क्या नहीं करना। हमारे हाथ में सारा दारोमदार। हम निकल आएंगे बहुत जल्दी। 1 महीने 2 महीने की मुश्किल है, आप बचाइए अपने आप को बाहर जाने से। आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए डॉक्टर बलबीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो जैसा कि डॉक्टर बलबीर बता रहे थे कि डरने की जरूरत नहीं है, मुश्किल समय अब थोड़ा ही रह गया है, धीरे धीरे वो भी कट जाएगा। सावधानी बरतिए, कोरोना संक्रमण से खुद को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए, समाज को स्वस्थ रखिए और देश को संवारने में अहम भूमिका निभाइए। आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहे, इसी कामना के साथ नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर बलबीर सिंह। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsgtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।